Hi everyone, welcome to Lex Prep. Today it is 31st of December and let me give you the gist of today's newspaper in a very quick format. The very first news that we see here is that तमिलनाडु के गवर्नर जो हैं सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद तमिलनाडु के गवर्नर और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बीच में द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एंड द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु हैव met. Now the deadlock between the governor and chief minister is not very new. It has been there since many years. एंड मामला यही है कि जो चीफ मिनिस्टर के डिसीजंस होते हैं उस पे गवर्नर कई बार इंटरफेयर करता है। लोकल असेंबली के जो डिसीजंस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू पासिंग ऑफ बिल, तो गवर्नर उस पे साइन नहीं करता है, गवर्नर उसको वापस कंसिडरेशन के लिए नहीं भेजता है। रादर गवर्नर अपनी असेंट को विथहोल्ड कर लेता है या गवर्नर प्रेसिडेंट को भेज देता है। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के सामने जब तमिलनाडु ने अपनी बात को रखा, अभी पंजाब के लिए पंजाब ने भी रखी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि गवर्नर को एक फिक्स टाइम पीरियड पे बिल पे साइन करना ही पड़ेगा। और तमिलनाडु में बात रखी तो तमिलनाडु के कंटेक्स्ट में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आपस में बैठ के प्लीज़ बात कर लें और इस डेडलॉक को ख़त्म कर लें। और अभी केरला जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात को रख रहा है। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का नाम M.K. स्टालिन है और वहाँ के गवर्नर का नाम R.N. रवि है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है अयोध्या का जो एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया गया है उसका नाम किसके नाम पे रखा गया है, तो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। और अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का भी इनॉग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे। रादर रेलवे स्टेशन को तो रीडेवलप किया गया है। साथ में बहुत ज़्यादा कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, हाईवेज़ हैं जिनको इम्प्रूव किया गया है, रेलवे ट्रैक्स हैं जिनको इंट्रोड्यूस किया गया है। कॉन्सिग्रेशन जो सेरिमोनियस सेलिब्रेशंस होने वाले हैं राम मंदिर के, वो 22 जनवरी को होने वाले हैं। और छः नई वंदे भारत और एक नए तरह की ट्रेन है अमृत भारत ट्रेन्स। इन अमृत भारत ट्रेन्स एक्चुअली नॉन एसी ट्रेन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रांजिट करेंगी बिटवीन टू प्लेसेस। और छः नई वंदे भारत की ट्रेन्स जो हैं वो इनॉग्रेट की जाएंगी। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे सामने कि सेंसस को फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है। अब देखिए पहला सवाल तो ये आता है कि ये सेंसस जिसको हम जनगणना कहते हैं ये होता क्या है। तो जनगणना में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है जो एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे अब कंट्री को ये पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ पे कितनी महिलाएं हैं जो हाउस होल्ड्स में हैं, कितनी महिलाएं हैं जो वर्किंग हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वोमेन सेंट्रिक पॉलिसीज़ को बना सकते हैं। जनसंख्या से के की गिनती से हमको ये भी पता चलता है, आफ्टर द काउंटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन वी ऑल्सो कम टू नो कि हमें पॉपुलेशन को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। फैमिली प्लानिंग के किस तरह के मेजर्स होने चाहिए, क्या इंडिया का बर्थ रेट है, क्या मोर्टालिटी रेट है, क्या डेथ रेट है। इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो हमें सेंसस से पता चलती है। सेंसस एक तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है, ना होनी चाहिए। हालांकि सेंसस का जो फॉर्मेट है इंडिया में वो ये है कि 10 साल में होता है। लेकिन देर आर फ्यू कंट्रीज़ लाइक कनाडा, जापान जो कि 5-5 साल में भी सेंसस कराते हैं। मे बी उनका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफ़ी तेज़ हो या मे बी उनको अपने टारगेटेड प्लानिंग के लिए 5-5 साल में ज़रूरत पड़ती हो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या सेंसस को 5 साल या 10 साल कराने के लिए कोई लीगल मैंडेशन है या कहीं भी ये लिखा हुआ है लीगल मैंडेट है कि आपको 10 साल में ही कराना है। तो ये याद रखिएगा, सेंसस के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं कहा गया है। सेंसस वर्ड भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया जाता है। सेंसस जो 10 साल में कराते हैं ये कन्वेंशन की तरह चलता हुआ आ रहा है। 1881 में जब पहला सेंसस कराया गया था उसके बाद से ये एक्टिविटी लार्जली सिंक्रोनस रही है और 10 साल में ही होता है, ये आपको याद रखना है। और जो फर्स्ट सेंसस कमिश्नर थे उनका नाम था W.C. प्लाउडेन 1881 में, ठीक है। सेंसस कराने वाली बॉडी कौन सी होती है, रजिस्ट्रार जनरल होते हैं, रजिस्ट्रार जनरल और कमिश्नर होते हैं, ठीक है। और M.K. नारायण इज़ दी रजिस्ट्रार जनरल फ़िलहाल। और इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब कह रहे हैं कि 2024 तक ये जो सेंसस की एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो पाएगी। अब इसमें मेन पॉइंट क्या है जो आपको याद रखना है, देखिए एक्चुअली यहाँ पे द हिंदू में भी अपनी एक मिस्टेक करी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो द हिंदू जैसा न्यूज़पेपर भी गलतियाँ करता है। यहाँ पे लिखा है अंडर द 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, एक्चुअली ये एक्ट नहीं था, ये बिल था। 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज पास्ड
एज 106th अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट में क्या किया गया है? इस एक्ट में वुमेन रिजर्वेशन की बात की गई है। स्टेट 1/3 सीट्स रिजर्व करेंगे लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इसको किया जाएगा। अब ये 1/3 रिजर्वेशन तब तक नहीं दे सकते जब तक कि हमारी जनगणना कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे आप ये देखेंगे कि सेंसस के अलावा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और सेंसस कमिश्नर जो है, दोनों यूजुअली एक ही पोजीशन होती है, एक ही व्यक्ति होता है। ठीक है। तो कॉजेज ऑफ डेथ, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ्स, ये सारे डेटा भी हमें 2021, 22, 23 के अभी तक नहीं मिले हैं। तो सेंसस की एक्टिविटी अगर रुकी भी चाहे तो ये एसेंशियल डेटा तो मिल ही जाना चाहिए। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जम्मू एंड कश्मीर में 2024 में जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आए हैं इस समय, जिनका नाम है RR सवाई, उन्होंने कहा है कि 2024 में लार्जली हम फॉरेन टेररिस्ट जिनकी प्रेजेंस ज़्यादा है हमारे जम्मू कश्मीर रीजन में, उनको डेजिग्नेट करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनको टर्मिनेट करेंगे। एक्चुअली 31 ऑपरेटिंग टेररिस्ट एक्टिव हैं अभी, जिसमें से 4 जम्मू रीजन में हैं अभी जो इनका डेटा कह रहा है। और 76 टेररिस्ट में से 55 जो टेररिस्ट हैं वो बाहरी हैं। और उन लोगों को अभी तक मारा जा चुका है। राजौरी पूंछ के इलाके में अभी जो इंसिडेंट हुआ है, तो यहाँ पे आर्मी एडमिट कर रही है कि यह सिक्योरिटी सिचुएशन उस एरिया में है, क्योंकि आम जनता जो है अब उनको घरों में रखने से मना कर देती है। घरों में रखने से मना करने का एक बहुत बड़ा जो कारण है, जो रीज़न है कि लोग आफ्टर ऑल मिलिटेंट्स को सपोर्ट करना क्यों बंद कर दिया। तो दो रीज़न इसके बहुत साफ हैं। मिलिटेंट्स को आम जनता एक डर की वजह से नहीं सपोर्ट कर रही है, बिकॉज फिर आर्मी को पूरी पावर है कि आर्मी पूरे घर उड़ा देगी। अगर आपने किसी आतंकवादी को अपने घर पे रखा है, आतंकवादियों को बाहर निकलने के लिए आर्मी ने वार्निंग दी और अगर वो बाहर नहीं आते हैं तो ये हमारी इंडियन आर्मी उसको डेटोनेट कर देती है, घर उड़ा देती है। तो ऑब्वियसली एक लोकल जिसने घर बनाया है, लाखों का उसका घर होता है, आपको पता है लकड़ी के यूजली घर होते हैं वहाँ पे, या टेम्प्रेरी मेकशिफ्ट घर होते हैं, तो वो बर्बाद हो जाते हैं। तो एक तो लोकल्स के अंदर डर है इस चीज़ का। दूसरा ये भी एक कारण है कि लोकल्स ये भी समझते हैं कि यार आतंकवादियों को सपोर्ट करेंगे तो इमिडिएटली कुछ नहीं मिलने वाला है, लॉस होने वाला है। तो रादर वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, जो वहाँ पे गवर्नमेंट बन सकती है उसको सपोर्ट करें, रादर दैन दीज फ्रिंज एलिमेंट्स। कुछ हद तक फियर है, कुछ हद तक अवेयरनेस भी है जो ये लार्जली रोल प्ले करती है। लेकिन इसमें आई थिंक आर्मी, जो हमारी गवर्नमेंट का पोस्चर होगा वो ऑप्टिमिस्टिक ही होगा। वो ये नहीं कहेंगे कि फियर की वजह से आम जनता नहीं सपोर्ट करती है, बट लार्जली आप देखेंगे, अगर आप इस सिचुएशन को ध्यान से देखें या आप जम्मू कश्मीर रीजन में जाके लोकल से बात करें, तो वो एक परसेप्शन अभी क्रिएट हो गया है दैट इंडियन आर्मी इस समय बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है। और बाकी सारी न्यूज़ जो है, देखिए अब ये पेजेस पे जो न्यूज़ आती है स्टेट्स पे, आपको उसको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से रीड कर लेना चाहिए। यहाँ पे कुछ एज सच मेजर इंसिडेंट नहीं आता है। ठीक है। मतलब ऐसे तो न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करना चाहिए, जो हमारे सोसाइटी के इश्यूज हैं, जैसे शॉर्ट इन्वेस्टिगेशन, स्लो पेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन में यही वाली न्यूज़ है। एक लड़की 20 साल की, अंजलि नाम की लड़की, जिसको लास्ट ईयर 1 साल बीत गया उस घटना को, जो एक गाड़ी के नीचे घसीटते हुए कई किलोमीटर तक लेके चले गए थे वो लोग। तो अभी उसमें कुछ लोग ज़मानत पे बाहर हो चुके हैं, कुछ लोग अभी भी जुडिशल कस्टडी में हैं। और अभी तक क्या है, कुछ इस फैमिली को तो कोई अपना इनकम सपोर्ट नहीं मिल पाया। हालांकि सरकार ने, दिल्ली सरकार ने 10 लाख रुपए इस परिवार को दे दिए थे, लेकिन इनका बच्चा तो वापस नहीं आ पा रहा है। तो वो एक सोसाइटी का हमारा इशू है जो कि हमें डिस्कस करना चाहिए, बट देन करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अच्छा, केरला की जो कांग्रेस कमेटी है, इंटरेस्टिंगली दे आर प्रेटी मच कन्फ्यूज कि राम टेम्पल के उद्घाटन समारोह में दे शुड गो और शुड नॉट गो। जाहिर सी बात है, ये कन्फ्यूजन इसीलिए है क्योंकि अगर राम टेम्पल में वो आ जाते हैं, अगर राम मंदिर के इनाग्रेशन में, उद्घाटन में वो आ जाते हैं, तो लार्जली जो कांग्रेस का वोटर बेस है, जो बहुत हद तक जो कह सकते हैं आप नॉन हिंदू सेक्शन ऑफ इंडियन कम्युनिटी जो है, वो कांग्रेस का वोट बैंक है। और हाँ, ये भी है कि हिंदू सेक्शन ऑफ ऑफ इंडियन कम्युनिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर कांग्रेस। बट ये राम मंदिर के उसमें पार्टिसिपेट करने से कुछ एक कंफ्यूजिंग सिग्नल्स जो है कांग्रेस दे सकती है।
But I think, in as per my opinion, I think that Congress should attend this function, because why to play the politics of partisan approach? Why to divide the society? If let's say this is a ceremony where such a huge population base is moving towards it or looking up to it, then as a responsible opposition, you have to participate in the happiness or in the ceremonies of the other faction also, because as a political party you cannot say that these people are not yours or this event is not yours. But then yes, Ram Mandir ka inauguration is a politicized event. BJP is taking all the due credits, and if Congress steps in, then maybe political theorists may say that Congress already authority मान चुकी है भारतीय जनता पार्टी की. But I think that uh, Congress community is mature enough to take a rational decision, and are nowhere, no one to preach this. Now, Canada-based BKI member declared terrorist by the center. Again, you can see that this is another crackdown. Lakhbir Singh Landa is the 55th individual to be declared a terrorist under UAPA. And not just this, there is another news with respect to UAPA where Jammu and Kashmir Muslim League leader is also declared very recently as anti-India organization, and Masgarat Alam Bhatt. Now, this particular person that you see, Voice of Secession, has been promoting division, or you can say religious divide in the region of Jammu and Kashmir, and has been largely radicalizing the youth against Indian military and Indian government. Now, he has been issuing calendars in Jammu and Kashmir as to when market should open and when market should not open, and was also a part of a militant organization Hezbollah for 3 months. Now, see, if you are a part of all these activities, and he came into active politics after 2008 and 2009. Now, this is where it becomes very difficult. See, if you are a part of these organizations and you are still desiring to continue with India, I think that Indian government is putting a very strong message against this, that you cannot be a part of militant organizations, secessionist groups, and still consider that you are fighting for peace and tranquility in the region. It cannot be like there are two sides of the same coin, but then you cannot enjoy the perks of being on the both sides. So this is another news that we have here. Now, I'll tell you interesting news from the national page that we have to and we should reach. We should read, in fact. So this is one news that yes, you could have read quickly. Not you don't have to go into the depth of this, because UAPA Section 35 of the Unlawful Activities Prevention Act allows the government to designate any individual as a terrorist. Now, statement-based questions, direct questions can also be asked whether an individual terrorist or organizations who are considered to be terrorists. So both, एक आतंकवादी को भी और एक आतंकवादी संगठन को भी, दोनों को नोटिफाई किया जा सकता है इसके अंदर. इंडियन ओरिजिन तमिल्स जो श्रीलंका में हैं, उनके लिए स्टैम्प इशू किया है बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने. उस स्टैम्प में आपको महिला दिखा सकती है खेती करते हुए. सो लार्जली जो श्रीलंका में तमिलियन पॉपुलेशन है वो 200 साल पहले तमिलनाडु से श्रीलंका की तरफ गई थी. एग्रीकल्चरल कम्युनिटी थी, मछुआरा कम्युनिटी थी, और ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि इंडिया जो श्रीलंकन तमिल्स का जो पॉलिटिकल इशू है वहाँ पे, या उनका जो भी इकोनॉमिक इशू है, वो उसको काफ़ी सेंसिटिव कंसीडर ऑलरेडी करते हैं. तो यहाँ पे ये देखने को अपने को मिला. अच्छा, पंजाब पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठा दी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग निकारागुआ केस हुआ. अभी एक प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी है जिसका नाम है लेजेंड एयरलाइंस, रोमानिया की. इसको फ्रांस में रुकवा लिया गया था, उतरवा लिया गया था, और फ्रांस की गवर्नमेंट को ये टिप मिली थी कि इसमें जो मूवमेंट हो रहा है लोगों का, वो इलीगल इमिग्रेशन रूट हो रहा है. इलीगल इमिग्रेशन रूट को डंकी रूट भी कहा जाता है. लार्जली जब ऐसे व्यक्ति लोग पकड़े जाते हैं कभी, या ऐसे व्यक्तियों को इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी समन करती है, बुलाती है, या केस रजिस्टर करने के लिए कहती है, तो ये व्यक्ति लोग खुद ही केस नहीं रजिस्टर करते, बिकॉज इन्होंने खुद से कंसेंट दिया होता है ऐसा इलीगल इमिग्रेशन का रूट अपना के उस कंट्री में पहुंच जाना. कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक मैसेज भी है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग या इलीगल इमिग्रेशन की डेफिनेशन में कुछ डिफरेंस है.
दूसरा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो पर्पस होता है वो इलीगल एक्टिविटीज़ कराना अ, हो सकता है। लेकिन जब इलीगल इमिग्रेशन का केस हमारे सामने आता है तो उसमें पॉइंट ये है कि वो लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के चलते, उनके पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, वो फॉर्मल तरीके से नहीं जा पा रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल तरीका अपनाते हैं। अच्छा, ये फ़्लाइट निकारागुआ जा रही थी, तो निकारागुआ में आफ्टर ऑल ऐसा क्या है? तो निकारागुआ में एक्चुअली आपको वीज़ा नहीं चाहिए, वीज़ा फ्री एंट्री है, तो वहाँ से लोग एंटर करते हैं सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका से फिर यूएसए या कनाडा चले जाते हैं। अभी हाल फिलहाल क्या देखने को मिला कि जो फ्लाइट लैंड हुई जब वो मुंबई वापस आई, तो उसमें से मैक्सिमम पैसेंजर्स जो थे दे आर फ्रॉम पंजाब। और 2009 का एक रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम का, जिसमें उन्होंने कहा कि हर साल 20,000 से ज़्यादा जो पंजाब के यूथ हैं वो इरेगुलर माइग्रेशन रूट्स को अपना के एंटर करने की कोशिश करते हैं कनाडा या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो क्या ऐसा रीज़न है जो कि इन लोग को मोटिवेट करता है कि आप इलीगल तरीके से माइग्रेट करिए? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज़ ये इंडिया का एक्चुअली एक सेंसिटिव इशू है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखिए आप निज्जर के प्लानिंग, पन्नून के थ्रेट और इन सब से भी रिलेटेड है, खालिस्तान मूवमेंट से भी रिलेटेड है ये सब, कि कुछ सेशनिस्ट एलिमेंट पंजाब से निकल के कनाडा और यूएसए से अपना जन आंदोलन जो है, अलगावादी आंदोलन जो है वो चला रहे हैं। अच्छा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आया आज, जिसमें लिखा हुआ है कि इंडिया के साथ साथ 60 और देश हैं ग्लोबली, देर आर 60 कंट्रीज ग्लोबली जो चुनाव में जा रहे हैं। लगभग लगभग 2 बिलियन पीपल आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस इन 2024, एंड दिस इज़ द बिगेस्ट इलेक्शन ईयर एवर इन द वर्ल्ड। इंडिया में नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो भूटान इलेक्शन में जा रहा है, जहाँ पे लोटे शेरिंग जो है प्राइम मिनिस्टर रेस हार चुके हैं। बांग्लादेश है जहाँ पे ऑपोजिशन ने डिनाई कर दिया है, तो अवामी लीग की लीडर शेख हसीना जो हैं वही जीतेंगी। पाकिस्तान में भी इलेक्शन होने वाले हैं फरवरी के मंथ में, और जो अपोजिशन है तहरीके पाकिस्तान के तहरीके इंसाफ की पार्टी के लीडर इमरान खान वो जेल में है। नवाज शरीफ सीन में वापस आ चुके हैं और लार्जली दिख रहा है एक तरफा है पाकिस्तान का चुनाव, नवाज शरीफ जीतेंगे और वो भारत के साथ रिश्ते वापस से पीसफुल करना चाहते हैं। फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हमें चुनाव देखने को मिलेगा, यूनाइटेड किंगडम में हमें चुनाव देखने को मिलेगा, फ्रांस में चुनाव नहीं हो रहा है, फ्रांस में इलेक्शंस नहीं हो रहा है, पर यूरोपियन यूनियन में इलेक्शंस 2024 में ज़रूर होने वाला है, ये हमें देखने को मिलेगा। चाइना में चुनाव नहीं हो रहा है लेकिन ताइवान में इलेक्शन होने वाला है। रशिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं, राइट। और जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पे भी इलेक्शंस होने वाले हैं। तो ये वाली चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं दिखा हुआ है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कई सारे इलेक्शंस को ग्लोबली फैक्टर करना पड़ेगा, बिकॉज कंट्री की कभी कभी क्या होती है, जैसे अब हमारे यहाँ पे अगर कांग्रेस होती है, तो कांग्रेस जब आ जाती है तो चाइना के प्रति हमारी फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट होती है, अमेरिका के प्रति डिफरेंट होती है, रशिया के प्रति डिफरेंट होती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जब पावर में आती है तो सब कुछ एकदम अपोजिट हो जाता है। तो किसी भी कंट्री के में जो डोमेस्टिक पार्टीज़ हैं, है ना, डोमेस्टिक पार्टीज़ हैं जो इलेक्शंस में बैठती हैं, उनका अपनी स्पेसिफिक कंट्रीज़ के साथ एक 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 कोलैबोरेशन होता है, एक बॉनहोमी होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो जब वो अपनी कंट्री में पावर में आती हैं तो उनकी फॉरेन पॉलिसी उसी हिसाब से चेंज होती है। मालदीव्स में आप देख ही रहे हैं हाल फिलहाल में क्या हो रहा है इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो यही यहाँ पे ये आर्टिकल आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम और लीडर्स के नाम जो हैं वो याद रख सकते हैं। लार्जली आपको दिखाई देगा मैक्सिमम कंट्रीज़ ग्लोबल साउथ की हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग दूसरी न्यूज़ है उज्ज्वला एलपीजी योजना, जिसमें बिलो पॉवर्टी लाइन की की महिलाओं को सिलेंडर मुफ्त में दिया जा रहा है। 2016 में एलपीजी कनेक्शंस टू पुअर हाउस होल्ड्स करके उज्ज्वला योजना जो है लॉन्च की गई, और अभी इसकी 10th करोड़ बेनिफिशरी बन गई हैं मीरा मांझी। अयोध्या में प्रधानमंत्री इनसे 10 मिनट मुलाकात करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ड्राफ्ट नॉर्म्स हैं जो कि रेलवे को ज़्यादा डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज आस्क्ड द स्टेक होल्डर्स एंड द पब्लिक टू गिव देयर कमेंट्स। ना अभी क्योंकि ये ड्राफ्ट नॉर्म्स हैं, जब ये अनाउंस कर दिए जाएंगे तो हम इसको याद कर लेंगे। उसके बाद यस, एफएक्यू में ऑब्वियसली ये सब चीज़ें आर्टिकल्स डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए, बट ये हमारी जीके की क्लास में इन डेप्थ कवर हो जाते हैं।
So you can be a part of our GK classes and you can be a part of our program if you are preparing for law entrance. अच्छा, यहाँ पे बहुत important है, the wrestler who never stopped fighting. Yes, it is a very sorry state of affairs that very talented wrestlers are giving up whatever awards they are getting, uh, including the Arjun Award and everything. But it raises a very important question. What effective role are these commercial movies able to play? Because people are not really siding with Bajrang Punia, Sakshi Malik, or Fogaz sisters, because that is what they have been saying. I mean, there is no public sentiment against Braj Bhushan Singh. एंड रिसेंटली अभी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन हुआ उसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह के दाएं हाथ, राइट हैंड व्यक्ति जो है वो जीत गए WFI का सिलेक्शन। फिर प्रोटेस्ट किया इन रेसलर्स ने अगेन, और फिर क्या करना पड़ा उनको, अपनी सीट छोड़नी पड़ी। और दूसरा, उन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने उनको सस्पेंड कर दिया। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी क्विक टू रिएक्ट नहीं कर रही है। ऐसे प्लेयर्स अपने मेडल्स और ट्रॉफीज़ गिव अवे कर दे रहे हैं। गिव अवे मतलब गिव अप कर दे रहे हैं, जो इनको सम्मान भारत सरकार ने दिया है तो वो छोड़ दे रहे हैं, अपने मेडल्स छोड़ दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है भाई, एक प्लेयर के लिए, एक रेसलर के लिए उसकी ट्रॉफी, उसका अवार्ड, उसका पुरस्कार सबसे बड़ी चीज़ होती है। उसके लिए पैसा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन से पूछें तो उसको 10 लाख की राशि मिली है और एक तरफ मेडल मिला है, तो उसके लिए मेडल एक सेंटिमेंट है। 10 लाख की राशि तो उसको मिली है वो ठीक है, लेकिन उसके लिए मेडल एक सेंटिमेंट है। एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक मेडल एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ना कि पैसा। क्योंकि जो ट्रेनिंग लगती है, जो मेहनत लगती है, जो पैशन लगता है, वो पैसे के लिए ये लोग नहीं करते। वे ऑब्वियसली इवेंट जीतने के लिए, कंट्री को प्राउड करने के लिए, उसके लिए करते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसी महिलाएं हमारे यहाँ पे हैं जो हरियाणा, पंजाब जैसे इलाके से निकल के आती हैं, जहाँ पे आपको पता है दिस व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ वुमेन। वहाँ पे इन लोगों ने रेसलिंग को पॉपुलराइज़ किया, आगे निकल के आए। एक बहुत बड़ी कमर्शियल मूवी दंगल भी उनके ऊपर बनी। तो यहाँ पे अपने को समझने वाली बात है कि क्या वाकई में मूवी इफ़ेक्टिव हो रही हैं, सेंसिटाइज कर रही हैं, और क्या ये कहीं फोगास सिस्टर्स और साक्षी मलिक वाला जो केस है, जहाँ पे वुमेन रेसलर्स आर सेइंग दैट द इन्वायरमेंट, स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट इन इंडिया इज़ नॉट रियली सेफ, इट्स फुल ऑफ exploitation and everything, they are being sexually exploited and all of that, क्या ये कहीं ना कहीं हमारे पेट्रियार्कल सोसाइटी का जो कॉन्टेक्स्ट है कि यार वुमेन को, महिलाओं को मर्दों के बराबरी वाले स्पोर्ट्स में दबाया जाता है, उन्हें नहीं दिया जाता है। ध्यान से देखिएगा इनकी हिस्ट्री को तो आप सबको समझ में आएगा। तो थोड़ा सा ये जो पूरा आर्टिकल है जो हमारे सामने है प्रोफाइल्स में, ये साक्षी मलिक और फोगास सिस्टर्स की हिस्ट्री को थोड़ा सा ट्रेस करता है, और आपको बताता है कि साक्षी मलिक जो है, शी इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ मैग्निफिसेंट सेवन इंडियन वुमेन हु have won medals in Olympic events, which starts with K. Malleshwari, who won the medal in 2000, followed by S. Mirabai Chanu, Saina Nehwal, PV Sindhu, MC Mary Kom, and Lovlina Borgohain. So these are the players, women players who have won an Olympic medal. Also, you will also realize that this Sakshi Malik is the first woman, is the first Indian woman wrestler to have won an Olympic medal. Now, these are the facts that you should always remember from this. Very important, another article is the guided missile destroyer, INS Imphal. अब इंडियन नेवल शिप इम्फाल जो है, ये प्रोजेक्ट 15B का पार्ट है। क्या है ये प्रोजेक्ट 15B? तो एक्चुअली देखिए, हमारे यहाँ पे जो डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं, डिस्ट्रॉयर शिप्स क्या होते हैं, जिनमें मिसाइल्स जो हैं केपेबल होती हैं किसी भी शिप को, किसी भी एयरक्राफ्ट को, या किसी भी टारगेटेड लैंड साइट को उड़ाने में। यानी इनके पास शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज मिसाइल्स होती हैं और ये उसको लॉन्च कर सकती हैं। इनको डिस्ट्रॉयर्स कहते हैं। डिस्ट्रॉयर्स में एक पोटेंशियल, एक कैपेसिटी ये भी होती है कि वो काफ़ी तेज़ होते हैं, दे मूव वेरी फास्ट, और अलॉन्ग विद दिस रडार में डिटेक्ट नहीं होते। तो ये डिस्ट्रॉयर्स जिस भी जगह पे अगर मौजूद हो तो वहाँ पे आपको एक मैरीटाइम नेवल स्ट्रेटेजिक एडवांटेज डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो प्रोजेक्ट 15B के अंदर हमारे यहाँ पे 2011 में जब ये प्रोजेक्ट को लगभग 25,000 करोड़ के ऊपर, 28,000 करोड़ समथिंग के लागत पे जब ये प्रोजेक्ट कमेंस किया गया था, तो हमें 4 शिप्स बनाने थे। उसमें सबसे पहले INS विशाखापट्टनम था। INS विशाखापट्टनम के बाद
आईएनएस मोर्मुगांव था, आईएनएस मोर्मुगांव के बाद आईएनएस इम्फाल, और अब इसके बाद जो अगला आने वाला है वो है आईएनएस सूरत। ये विशाखापट्टनम क्लास सबमरीन क्लास शिप्स हैं। विशाखापट्टनम क्लास शिप्स जो हैं, जिसमें सबसे पहला शिप ऑब्वियसली विशाखापट्टनम ही था। ये इंडियन नेवल शिप कोलकाता के मॉडिफाइड वर्जन्स हैं। आईएनएस कोलकाता वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रॉयर शिप्स माना जाता था। आईएनएस कोलकाता जैसे आईएनएस दिल्ली का रिवैम्प्ड वर्जन था, उसी तरीके से आईएनएस कोलकाता को रिवैम्प करके आईएनएस विशाखापट्टनम बनाया गया है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट 15B जो है, आपको याद रखना है कि यहाँ पे 4 विशाखापट्टनम क्लास स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स हमारे बनाए जा रहे हैं। अच्छा, आईएनएस इम्फाल याद रखिएगा पहला इंडियन नेवल शिप बना है जिसमें कि ब्रह्मोस को हम लोगों ने एक्चुअली में लॉन्च करके देखा शिप से। तो ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए। और इंडिया की नेवल फिलॉसफी में एक चीज़ कही जाती है, कहा जाता है जल में व यस्या बल में व तस्या, यानी जो जल में बल रखता है वही ताकतवर है उस पर्टिकुलर रीजन में। तो जल में व्यस्या, आप अगर जल को कंट्रोल कर रहे हैं तो आप रीजन को कंट्रोल कर रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट था यहाँ पे हमारे लिए समझना। ये जो आईएनएस इम्फाल जो शिप है, ये इसमें 315 लोग हैं। इसका वज़न जो है आपको दिखाई देगा कि 7,000 टन के आसपास में है। वह 163 मीटर, 7,400 टन है। 163 मीटर लंबा है, 17 मीटर चौड़ा है। और के चौधरी इसके कैप्टन है, कमांड कैप्टन के चौधरी। अभी इंडिया का प्लान क्या है? इंडिया का प्लान ये है कि 170 टू 180 शिप्स हमारे पास इस तरीके के 2028 तक हो जाएंगे, जिसमें ऑलमोस्ट अराउंड 60 शिप्स जो हैं वो अभी इंडिजिनसली बन रहे हैं। आईएनएस इम्फाल में 75% कॉम्पोनेंट हमारा खुद का है। एक ऐसी कंट्री जो 40% ऑफ अपना डिफेंस रशिया से इंपोर्ट करती है, वो नेवल कैपेबिलिटी, नेवल कंस्ट्रक्शन में काफ़ी आगे आ रही है। और मज़ागांव जो डॉक डॉक है वो इसने कंस्ट्रक्ट किया है इस शिप को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो संडे के पेपर हैं वो हमने डिस्कस किया है। और भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है, बट देन अगर हम इन डेप्थ करने चले जाएंगे तो यही न्यूज़पेपर की पूरी 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 क्लास 2-2.5 घंटे की हो जाएगी, जो कि आप फिर नहीं देखोगे। तो वीडियो को शॉर्ट रखा है, शॉर्ट में आपको इन्फॉर्मेशन बताई है। प्लीज़ आप इन आर्टिकल्स को, जो हाईलाइटेड आर्टिकल्स हैं, प्लीज़ उनको ज़रूर आज के पेपर में पढ़ लीजिएगा। This was Harshvardhan Tripathi signing off from today's news analysis. I'll see you guys in the next.